और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सार्थक संवाद में। सार्थक संवाद की इस श्रृंखला में हम उत्तराखंड प्रवास पर हैं। उस उत्तराखंड में जहां पर पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रही है। इस संदर्भ में हम अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 साल में क्या कुछ राज्य ने हासिल किया, क्या कुछ सरकार ने हासिल किया, क्या कुछ विपक्ष अपने आप को साबित कर पाया। इसी क्रम में हम राज्य के कद्दावर नेता और राज्य की सरकार में वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण महकमे को संभाल रहे प्रेमचंद अग्रवाल जी के साथ है। प्रेमचंद अग्रवाल जी वित्त मंत्री, यही महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वह उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ऋषिकेश, जहां पर जाना भी लोग अपने जीवन का सौभाग्य मानते हैं, वहां से लगातार जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता का भरोसा जीतते आ रहे हैं। वो प्रेमचंद अग्रवाल जी इस समय हमारे साथ है। तो प्रेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम सार्थक संवाद में। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार 1 साल पूरा नहीं कर रही, वित्त मंत्री के तौर पर आप भी 1 साल पूरा कर रहे हैं। सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर, तो आपसे जानना चाहता हूं कैसे निपटे इस चुनौती से। 1 साल का समय कैलेंडर देख के काटा या कुछ और देख कर काटा? देखिए, सबसे पहले तो मैं माँ गंगे का धन्यवाद कर रहा हूँ जिसकी आपने चर्चा की। ऋषिकेश से आता हूँ और अपने हाईकमान का धन्यवाद कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ कि वित्त मंत्री जैसा दायित्व मुझे सौंपा। स्वाभाविक तौर से आप जानते हैं कि हमारा जो उत्तराखंड है एक छोटा प्रदेश है और जहाँ आय के बहुत सीमित संसाधन हैं। ऐसे में वहाँ बजट प्रस्तुत करना और बजट में भी सब चीज़ों को कैसे हम लोग समावेश उसका करें ताकि जनता के लिए, जनता के हित का बजट हम लोग दे सकें। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अभी मैंने दूसरा बजट परसों ही पेश किया है जी। और जिस प्रकार से चुनौतियां हमारे सामने, जैसे आपने कहा भी है, मैं भी कह रहा हूँ, चुनौतियों को भी हम लोग सामना कर रहे हैं और चुनौतियों को कभी कभी हम सभी लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से और अपने तमाम लोगों के सहयोग से उस चुनौतियों को पार भी कर रहे हैं। तो अच्छा तो लगता है कि जब पहली बार मैंने बजट पेश किया था तब की और आज की परिस्थिति में, उस नाते जो आप वित्त मंत्री के नाते बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उन चुनौतियों को हम शनय शनय पार कर रहे हैं। आप देखिए कि पिछली बार बजट 65,000 करोड़ का था, तो इस बार हमने बजट जो है 77,400 करोड़ का बजट इस बार पेश किया। का मतलब ये एक तरह से ऐतिहासिक बजट और अभी तक का सबसे बड़ा बजट हमने पेश किया है जी। कुल मिला के अच्छे तरह से हम अपने इस 1 साल को बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों, चाहे हमें अपने विभागीय अधिकारियों के साथ बात करके अपने राजस्व को बढ़ाने की बात हो, चाहे अन्य तमाम लोगों के साथ बैठ के विचार विमर्श करने की बात हो, तो एक छोटा सा मैं एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ जी, कि आप ये कह सकते हैं कि देखिए आप हमने इस 1 साल के अंदर वित्तीय अनुशासन बताया वित्त मंत्रालय के नाते जी, कि जहाँ हम 18-19 में अपने प्रदेश के लिए 6300 करोड़ का हमने बजट ऋण लिया जी, और इस बार हमने जो ऋण लिया वो 19-20 में 5100 करोड़ का, 20-21 में 6200 करोड़ का, 21-22 में 3200 करोड़ का। जो मेरा ये वर्ष गया इसमें हमने लिया है मात्र 2500 करोड़ का। तो ये वित्तीय अनुशासन का ही एक परिणाम कह सकते हैं। और कैसे हमने तमाम क्षेत्रों से जो भी हमने सोर्स अपने बढ़ाए हैं उन सब बातों को मद्देनजर रखते सारे 1 वर्ष को मैं कह सकता हूं कि ठीक ढंग से काटा है। कैलेंडर देख के नहीं काटा है, काम करके काटा है, काम की गति बढ़ा के काटा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और आप हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब, उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार को हम लोग बहुत मजबूती के साथ आगे भी बढ़ा रहे हैं। आपने बताया 65,000 करोड़ का बजट था, इस बार आप 77,400 करोड़ का बजट दे पाए। कर्जा आप पुराने के मुकाबले कम ही उठाए, तो कैसे हुआ? कर्ज के स्थान पे दान से काम चल रहा है या संसाधन अचानक आपने ऐसे बढ़ा लिए? कैसे पैसे कैसे आ रहे हैं, कहाँ से निकाला है खजाना? एक शब्द मैंने आपको बोला, वित्तीय अनुशासन जी। ये एक ऐसा शब्द है जिसमें सारी बातें समाहित हो जाती हैं। मैं अक्सर एक चीज देखता हूँ कि आप ये भी कह सकते हैं मैं वैश्य समाज से आता हूँ जी, ये भी कह सकते हैं कि हमारा एक बजट कह लीजिए, वित्त कह लीजिए, एक हमारा पुश्तैनी हमारा एक भाव रहता है इस सिद्धि है काम करने। अब सिद्धि कहिए या भगवान की कृपा कहिए, कुल मिला के जिस प्रकार से हमने अपने सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ाए, जिस प्रकार से हमने खर्चों में थोड़ा कटौती की,
जिस प्रकार से हम हर मेरे यहाँ जितने भी विभाग हैं जी जहाँ से रेवेन्यू अच्छी मिल सकती है, लगातार उनकी मॉनिटरिंग करने की बात हो, लगातार उनसे बातचीत करने की बात हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी जिस प्रकार से बीच बीच में विभागों की बैठक ली गई है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये आने वाले समय पे जब आप देखेंगे, और एक विषय और आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ जी कि खाली यहीं तक हम नहीं रुके हैं। हमने जो अपना जो हमारा जो स्वयं के जो कर हैं जी जिसकी उम्मीद हमारी थी, उसमें हमने लगभग उसकी जो उम्मीद की आय थी, उम्मीद जो थी, उस आय में हमने 30% का इजाफा भी किया है। जी का मतलब मैं कह सकता हूँ कुल मिला के हम लोग खाली बजट पेश करना या खाली बजट की वाहवाही लूटना ये हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद, चूंकि अब जब बजट के बारे में जब आप कुछ बात कहेंगे, पूछेंगे, मैं बताऊंगा। मैं तो यही समझना चाहता हूँ, आप वित्तीय अनुशासन में बड़ा जोर दे रहे हैं, खर्च में कटौती की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा रोशनी दीजिए ना, कौन से खर्च में कटौती कर दी आपने? देखिए, या चाय पिलाना कम कर दिया या बिस्किट खाने कम कर दिए, मतलब किए क्या? देखिए ये सारी चीज़ें भी किए हैं, लेकिन जो अन्य हमारे, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जी परसों हमारे यहाँ एक कार्यक्रम था, तो उसमें कुछ खर्चा बढ़ रहा था, जी तो मैंने वही टोका, मैंने भाई ये खर्चा नहीं चलेगा। माना मुझे, मैं अपने ऊपर लेके कर रहा हूँ, मैं किसी पे बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे माना कहीं जाना हो और वो कहें साहब आपको होटल में रुकना है और वहाँ का आपका ये सारी चीज़ें, आपको वहाँ की 5 स्टार फैसिलिटी वो, और सामने आपका गेस्ट हाउस है, तो मैं गेस्ट हाउस में जाना पसंद करता हूँ। इसी प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से हमें जिम्मेवारी दी है, तो मुझे उसको साबित भी करना है। तो लगातार सभी लोगों से मैं हमेशा एक आग्रह करता हूँ कि अभी आप अपने अपने खर्चों में कटौती करें, किस प्रकार से हमारे इनकम जो है बढ़े। अब आपको मैंने एक शब्द बोला कि हमारे यहाँ जो सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है जी इस बीच में यदि मान लिया मेरा जीएसटी का कलेक्शन 30% से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप मान के चलिए कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा है। और आपको मैं बता दूं कि हमने, ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत ज़्यादा हमने किसी पे प्रताड़ना की हो या हमने किसी को बहुत ज़्यादा परेशान किया हो। हमारे विभाग के द्वारा सबके साथ में लगातार बैठ रहा हूँ। चाहे मुझे, हमारे यहाँ 2 कमिश्नरी हैं, हमारे यहाँ गढ़वाल कमिश्नर, हमारे यहाँ कुमायूं कमिश्नरी, दोनों के जगह क्षेत्र भ्रमण पे जब मैं जाता हूँ, दोनों क्षेत्र के अपने अपने अधिकारियों से बुला के बात करता हूँ कि आप अपने इस कार्यक्रम में, इस दौरान, इस अपने वित्तीय वर्ष में किस प्रकार से आप अपना जो हमारा राजस्व है वो बढ़े। अब आप देखिए, परसों की बात है कि जसपुर में हमने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया जिसमें ऐसी अनेकों फर्म थी जिसने आईटीसी का लाभ लेने के लिए फर्जी फर्में बनाई थी जी उसको हमने उस जो रैकेट को तोड़ा, पर्दाफाश किया उसका। आप जीएसटी पे बात कर रहे हो, तो एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। 5 साल तक क्षतिपूर्ति का प्रावधान था, 2022 से खत्म हो गया, कितनी मार लगी आपको? हम लोग उसमें, हालांकि आप जानते हैं कि ये पूरे देश भर का मामला है जी हम भी उसमें एक राज्य हैं, जिस नाते जीएसटी काउंसिल ने जून 2022 में उस जो हमारी जीएसटी का कंपनसेशन को खत्म किया था जी तो हम लोग मान रहे हैं लगभग 5,500 करोड़ का उसमें हमें लॉस हुआ था जी और उसके बावजूद हम यदि ठीक से हम काम कर रहे हैं तो आप हमें शाबाशी दीजिएगा। मैं तो जानना ही चाहता हूँ कि 5,500 करोड़ के इस नुकसान की भरपाई के लिए प्रेमचंद जी की जो वाणिज्यिक बुद्धि है उसने क्या इंतजाम किया है कि इस क्षतिपूर्ति के संदर्भ में कुछ वैकल्पिक स्रोत बने और जिससे आय बने। और इसी के साथ में एक सवाल है, जो आपने बताया कि 30% कलेक्शन बढ़ा, उत्तराखंड के संदर्भ में आय का एक बड़ा सोर्स जो है वो टूरिज्म है, तीर्थ यात्रा है, उसमें तो आपकी सरकार जो है अंकुश लगा रही है। इतने लोग एक दिन में आएंगे, इतने लोग एक दिन में आएंगे, लोग धरना प्रदर्शन की हालत कर रहे हैं, तो कुछ समझना मुश्किल हो रहा है। बाकी सरकार आपकी मदद नहीं कर रही है या कुछ और चल रहा है? नहीं, देखिए, राजस्व बढ़ाने की तरफ तो हम लोग काम कर ही रहे जी। हैं। जहाँ तक आपने 4 धाम यात्रा की बात की है तो आप को मैं ये भी बता दूं कि पिछले वर्ष जब 4 धाम यात्रा चली थी तो हमारे यहाँ अभी तक का सर्वाधिक जो हमारी यात्रा में जो यात्री आए लगभग 50 लाख से लगभग आसपास आए जी। और आप ये देखिए कि हमें राजस्व उस नाते मिलता है 4 धाम में, ये नहीं है जी। लेकिन हमारा 2 तरह से हमारे सामने चुनौती रहती है।
एक तो हमारी उनकी सुरक्षा को लेके और एक उनकी व्यवस्थाओं को लेके। चार धाम यात्रा से कोई हमें बहुत बड़ा इनकम होता है, हम उस इनकम के नाते उस चार धाम को जो है संचालित करने के लिए नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि ये हमारा जो प्रदेश है, ये देश भर में एक देवभूमि के नाम में माना जाता है जी। और सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे भगवान बद्री विशाल यानी बद्रीनाथ जी महाराज, बद्रीनाथ जी, और उसके बाद जो हमारे यहाँ ज्योतिर्लिंग हैं 12 ज्योतिर्लिंग, उसमें एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ जी के रूप में, तो बाबा केदारनाथ, और उसके साथ साथ गंगा जी का उद्गम स्थल भी हमारे यहाँ, उसे गंगोत्री हम लोग बोलते हैं, और यमुना जी का हमारा उद्गम स्थल यानी उसको यमुनोत्री बोलते हैं। इन चारों को यदि हम जोड़ें तो उसको हम चार धाम बोलते हैं। उन चार धामों की यात्रा के लिए पूरे देश के नहीं विश्व भर के लोग यहाँ आने को आकर्षित रहते हैं, लालायित रहते हैं, आने के उनका मन रहता है, क्योंकि हर हिंदू एक बार सोचता है कि मैं एक चार धाम यात्रा, खासकर उत्तराखंड की यात्रा को मैं पूरा कर लूँ। जी। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ। मुझे याद है कि बहुत छोटा जब मैं था तो हम लोग बहुत छोटे थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। मैं तो एक सामान्य परिवार से हूँ, तो एक छोटे से स्कूल में हम पढ़ते थे, सरकारी स्कूल में जी। तो हमारे जो एक गुरुजी थे यानी जो हमारे अध्यापक थे, रमेश चंद्र शर्मा उनका नाम था, मुझे आज भी याद है जी। और उनके माता पिता जब मतलब मैं डोयला उस टाइम में रहता था, देहरादून से थोड़ा 20 किलोमीटर आगे, तो वहाँ उनका बैंड बाजा लेके खूब उनके जैसे गांव में होता था, उनका स्वागत हो रहा है। अब हमारे ही समझ में नहीं आ रहा, मेरे समझ में आ रहा इतने बूढ़े बुढ़िया की शादी तो हो नहीं सकती और बैंड बाजा बज रहा है। तो बाद में पता चला साहब ये चार धाम यात्रा सकुशल वापस आ गए वहां से यात्रा करके, इसलिए उनका सम्मान हो रहा है, एक खुशियां मनाई जा रही है, सकुशल वापस आ गए, सकुशल वापस आ गए। ये उस टाइम मान्यता थी कि जो चार धाम यात्रा पूरी करके सकुशल वापस आ जाए तो एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। यानी व्यवस्थाओं में बहुत ज्यादा कमी थी जी। सने सने उस यात्रा के मार्ग को, यात्रा क्षेत्र को, यात्रा जहाँ जहाँ जाती है वहाँ व्यवस्थाओं को लेकर बहुत सुधार हुआ। और आज भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारी सरकार ने बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था वहाँ पे की है। तो आपको यदि कभी मौका मिला हो तो मुझे लगता है कि आपको भी ये कहना पड़ेगा कि भाई बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। जब भी आप देखिए कि आप ही के चैनल्स पे कई बार मैं देखता हूँ, लोग कहते हैं साहब यहाँ की सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। तो हमारा पहला मकसद होता है उन यात्रियों को सकुशल यात्रा उनकी हो और उनकी व्यवस्थाएं, कहाँ टॉयलेट्स हैं, कहाँ उनके रहने की व्यवस्थाएं हैं, कहाँ तक वो जो लोग जा रहे हैं। और चूंकि ये पहाड़ी मार्ग है, कई जगह आप देखते हैं भूस्खलन की स्थिति आती है। कई बार आप देखते हैं कि यदि ज़्यादा यात्री आ जाएं तो आप जानते हैं पहाड़ के रास्ते किस प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पे जाम की स्थिति बन जाती है। आप आ तो रहे हैं यात्रा करने और आप परेशान हो जाएं, तो वो सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हमारी व्यवस्थाओं को लेकर हमारी जो एक सीमा निर्धारित की है संख्या की दृष्टि से, तो ये मात्र उद्देश्य, ऐसा कि कोई उद्देश्य नहीं है कि हम किसी यात्रा को कम करें। अब माना आप कल को यात्रा में कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो शायद कोई व्यक्ति में बख्शेगा नहीं कि साहब आपने यात्रियों की माकूल व्यवस्था नहीं की है और इस प्रकार से और ये सो। तो हमारा मकसद यात्रा सुरक्षित हो, यात्रा व्यवस्थित हो, ये भी हमारा मकसद। बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रेमचंद जी कह रहे हैं। इस बात को लेकर काफी विवाद की स्थितियां बनी हुई है कि यात्रियों की संख्या को सीमित क्यों किया जा रहा है। तो प्रेमचंद जी जो सरकार की जिम्मेदार मंत्री हैं वो ये बता रहे हैं कि यात्रियों को सुरक्षित रखना और सुगम रखना ये सरकार की पहली प्राथमिकता है और उसके अनुसार व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। पर बहरहाल हम अपनी बातचीत को विस्तार देते हैं। वित्त मंत्री तो आप अभी बने, इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। विधानसभा अध्यक्ष का एक औरा, एक जलवा, एक जलजला कितना अखरता है भूमिका का ये बदलाव, या ये ज़्यादा भारा है या उसमें केवल नमस्ते मिलती थी, इसमें बाकी भी कुछ मिलता है? देखिए मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं एक सामान्य परिवार से आया जी। और यदि आप अनुमति दें मैं अपना थोड़ा पृष्ठभूमि पे थोड़ा प्रकाश डाल दूँ, तो मैं एक संघ पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी माननीय संचालक रहे। मैं छोटेपन से संघ का स्वयंसेवक, फिर विद्यार्थी परिषद, फिर युवा मोर्चा, फिर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा करते करते, और जहाँ हम लोग बैठे हैं जनपद देहरादून कहा जाता है, और यहाँ का प्रशासनिक जिले का मैं 2 बार जिला अध्यक्ष रहा हूँ। और मुझे याद है कि जब हम लोग उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे तो विद्यार्थी परिषद का मैंने जिक्र किया जी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि उस टाइम मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में हमने एक
आंदोलन किया था संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित करना चाहिए। जी। और आप जानते हैं कि उस समय बड़े आंदोलन हुए लेकिन नहीं हुआ। सुने सुने हमारी यात्रा सामाजिक यात्रा कहिए, राजनीतिक यात्रा आगे बढ़ती है। राम जन्मभूमि का प्रकरण आता है और उस राम जन्मभूमि प्रकरण में जिस प्रकार से मैं जिला संयोजक रहा हूँ श्री राम कार्य सेवा समिति का, जी। और आप देखिए कि चाहे शिला पूजन का रहा हो, चाहे हमारे को अन्य हमारे जो कार्यक्रम रहे हों, वो सारे कार्यक्रम हमने किए। और ये स्थिति आई कि जब सत्याग्रह की बारी आई तो मुझे गिरफ्तार किया गया। सबसे ज़्यादा मैं जेल में रहने वाला व्यक्ति में रहा हूँ। मेरी माताजी एक ग्रामीण और बिल्कुल सामान्य प्रवेश की मेरी माँ, वो जो है अयोध्या पहुँचती हैं। मेरे पिताजी चूँकि संचालक रहे तो संघ पे और जिस प्रकार से उस समय अत्याचार हुए या प्रताड़ना की गई, भूमिगत हुए। मेरा छोटा भाई अरेस्ट हुआ, मेरा बड़ा भाई अरेस्ट हुआ, मेरे ताऊ जी का लड़का अरेस्ट हुआ। और उसके बाद भगवान की बड़ी कृपा हुई कि भगवान श्री राम की कृपा से हम लोग सत्ता में आए 1991 में। जी। आप देखिए कि स्वाभाविक तौर पे आदमी की इच्छा करती है कि वो भी राजनीतिक जीवन में आगे बढ़े। 91 में मैंने चाहा था कि मैं विधायक बनूं, नहीं बन पाया। 93 में जब वो जो जिस ढांचे की हम लोग बात करें, जहाँ भगवान श्री राम आज वहाँ स्थापित हो रहे हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है जिसके लिए हमने इतना आंदोलन किया। कभी सोच नहीं सकता कि वहाँ भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। आज वो भी हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है हमारी इन्हीं आंखों के सामने। कभी सोचा नहीं था जब हम कहा करते कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन बाद में हमारे पे आरोप लगता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बनाएंगे बताएंगे। आज सारी चीजें हमारे सामने। आगे बढ़ते हैं तो 96 में आप जानते हैं कल्याण सिंह जी जब हमारे मुख्यमंत्री थे, फिर हमने चार नहीं मिला, 2002 उत्तराखंड राज्य बना, उसके भी आंदोलन किया, बहुत बड़ा आंदोलन किया। मैं आंदोलनकारी रहा हूँ, आज मुझे पेंशन मिलती है। अनेकों बार बड़े आंदोलन जब हम करते थे तो पुलिस का लाठीचार्ज और ये सब हमने सहन किया। अब आप देखिए 2007 में पहली बार मैं विधायक बना हूँ ऋषिकेश का जी। और मुझे खुशी है इस बात की कि पहली ही सरकार में मुझे अपने माननीय मुख्यमंत्री रहे आदरणीय निशंक जी, उनकी सरकार में मैं संसदीय सचिव रहा हूँ, उनका संबंध रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से। 12 से 17 सरकार हमारी नहीं थी, पूरा हम चाहते हुए भी विपक्ष की भूमिका में रहे, लेकिन विकास की स्थिति जो आज ही हल्ला करते हैं कुछ भी, लेकिन उस समय जो आज उन्होंने हमारे विपक्ष के विधायकों के साथ किया वो आज सर्वविदित है। लेकिन मैं आपको जिस बात पे आप कह रहे थे 17 से 22 में मैं अध्यक्ष विधानसभा रहा हूँ और मैं इस बात को लेके बड़ा संतुष्ट हूँ। मुझे संतोष है इस बात का कि अभी हाल में जो सदन हमारा सत्र संपन्न हुआ, हमारे पूर्व में रहे विधानसभा अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष रहे प्रीतम सिंह जी, तमाम एक प्रकरण पे उन्होंने कहा कि साहब आपका जो कार्यकाल था बहुत अच्छा कार्यकाल था। हमारी इंदिरा हृदय जी आज दुनिया में नहीं है, नेता प्रतिपक्ष नहीं, उस दौरान उन्होंने मेरी सार्वजनिक रूप से मेरी तारीफ की है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं अपने उस 5 साल में चाहे पक्ष के लोगों विपक्ष के लोग सबको साथ लेके मैं चला हूँ और अनेकों ऐसे आयाम मैंने उस टाइम स्थापित किए हैं। आप देखिए मेरे विधानसभा में जाइए, 100 मीटर का ऊंचा झंडा हमने स्थापित किया है। जो पहाड़ की संस्कृति है, आप जब आप विधानसभा में जाएंगे तो उस दीवार पे हमने एक नंदा देवी राजा यात्रा का वो चित्रण सुंदर वहाँ पे किया है। उस बराड़ी सैन के अंदर 26 जनवरी 15 अगस्त का जो ध्वजारोहण और वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम और वहाँ का जो भव्यता है वो स्वरूप प्रदान भी मेरे उसी कार्यकाल के दौरान हुआ है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। उसी कार्यकाल के दौरान मेरी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस बराड़ी सैन पे जिसपे हमारा एक भावनात्मक लगाव है, उस पे उस मेरे पिछले कार्यकाल के दौरान 5 मार्च 2020 को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया जाता है। और जिस प्रकार से राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ यानी कि जो भारत का परिक्षेत्र है, सीपीए जिसे हम बोलते हैं, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन, उसका पूरे देश भर का बहुत बड़ा सम्मेलन मैं अपने इसी कार्यकाल के दौरान देहरादून में करता हूं, जहां एक छोटा सा राज्य और इतना बड़ा आयोजन और बहुत सफल आयोजन, चाहे हमारे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, चाहे उपसभापति हमारे राज्यसभा के आदरणीय हरिवंश जी, कितना वो मेरे प्रशंसा करते हैं। जब भी मैं उनसे मिलता, कैसा इतना सुंदर आयोजन हमने कहीं नहीं देखा। हरिवंश जी का तो ये तक कहना था कि आपने तो इंटरनेशनल फ्रेम का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आपने एक आयोजन किया। इसी प्रकार के चाहे मेरी गंगा जी के बारे में मेरा वहाँ पे एक बड़ा सम्मेलन करना हो, ये सारे काम उस दौरान मेरे द्वारा किए गए और मुझे खुशी है। वो ठीक है, उस समय एक अलग ऑरा होता था, एक अलग सम्मान होता था, वो अलग काम करने का एक उसमें आनंद था। लेकिन आज मैं खुश हूँ इस बात को लेके कि आज एक
मंत्री का, और वो भी आप देखिए कि इस समय भगवान की कृपा से, मेरे हाईकमान के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से 6 मंत्रालय मेरे पास हैं, जहाँ वित्त मंत्रालय है, शहरी विकास है, संसदीय कार्य मंत्री मैं हूँ, आवास मंत्री मैं हूँ, पुनर्गठन मंत्री मैं हूँ, और उसमें भी जनसंख्या मंत्रालय भी मेरे पास है। इतने महत्वपूर्ण विभाग, यदि मैं उसका ठीक से निर्वहन कर रहा हूँ। जी थोड़े द्वंद्व में दिख रहे हैं। मेरे सवाल ने कहीं उलझा तो नहीं दिया? कौन सी भूमिका ज्यादा अच्छी थी, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे या मंत्री के तौर पे? तो आपकी बातचीत से समझ नहीं पाया मैं। ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, कौन सा बहुत अच्छा था, इसमें उलझ गए? देखिए, आप जानते हैं कि अध्यक्ष विधानसभा का एक प्रोटोकॉल होता है, उसका एक अलग से सम्मान होता है, उसका अलग अलग करने का मजा कुछ और है। उस मजे को इस मजे के साथ कैसे जोड़ूं? ये मंत्रालय का एक अपना अलग आनंद है, इसका उस काम का कार्यशैली और इस काम की कार्यशैली में आप जानते हैं अंतर है। लेकिन देखिए, मैं एक आपकी बात का इस रूप में जवाब दे सकता हूँ कि जो दायित्व मेरे हाईकमान ने मुझे दिया है, वो मैं उस दायित्व को बखूबी निभाने का मैंने प्रयास किया है। और मैंने वो बात जो आपको कही, वो सिर्फ इसलिए कही थी कि मैंने प्रयास किया कि उस दायित्व में मैं इस प्रकार से ठीक से मैं काम कर सकूं, ताकि एक मैं भी संतुष्ट हो सकूं कि जो दायित्व मुझे मिला मैं उस मुताबिक मैंने काम किया हो। तो उसी नाते आज मैं मंत्रालय के रूप में जो दायित्व मिला मैं उसे जिम्मेदारी पूर्वक निभाने का प्रयास कोशिश करता हूं। पर मेरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है। आपने जो अपनी यात्रा बताई ना, संघ की पृष्ठभूमि, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, फिर भाजपा का, फिर भाजपा का, लंबी यात्रा है। कितना खलता है, कितना अखरता है कि इतने संघर्ष, इतने परिश्रम, इतना पसीना बहाने के बाद यहाँ तक पहुँचे, और जिनके खिलाफ लड़े, जिनके खिलाफ आंदोलन किए, जिनके खिलाफ नारे लगाए, वही लोग आपकी पार्टी में आ रहे हैं, कालीन उनके लिए बिछाए जा रहे हैं, वो आपकी बराबरी में बैठ रहे हैं। जिनको बताते थे कि ये राज्य की बदहाली के लिए जिम्मेदार है, उन्हीं के लिए माला डलवा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से। तो प्रेमचंद जी थोड़ा इस पर रोशनी दे, इस लाचारी पर, इस मजबूरी पर। नहीं, देखिए, आज यदि मैं आपकी बात का उस रूप में जवाब दूं तो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। और हमारे जो लोग जिन्होंने इस संगठन को आज यहाँ तक पहुँचाया, आज मैं जो लोग दुनिया में नहीं हैं, ऐसे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, जितने भी हमारे संघ पृष्ठभूमि के हैं, जितने भी संघ के प्रचारक हैं, मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ। और उनके इतने परिश्रम के बाद आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे तो याद है कि जब 1984 में सिर्फ 2 ही सांसद होते थे लोकसभा के अंदर, और हमारा लोग उपहास उड़ाते थे। 1980 में पार्टी 6 अप्रैल को बनी थी, बॉम्बे महाधिवेशन हुआ था, और आप देखिए कि उस समय लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। ये कहते थे कि ये भी कभी राज करेंगे, प्रदेश के अंदर, सेंटर के अंदर कहाँ राज करेंगे, कभी सोचा नहीं था। और आप देखिए सेंटर में आज हम विश्व की, आज हम सेंटर में आज दूसरी बार हमारी पार्टी माननीय मोदी के नेतृत्व में और बड़े संख्या के साथ, बड़े सदस्य संख्या के साथ आज हम वहाँ पे सत्ता में, अनेकों राज्यों में आज हम सत्ता में हैं और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हैं। तो खाली हम ये कह दें कि खाली हम बाहर से यदि वो आए हैं और वो हमारी आइडियोलॉजी को स्वीकार कर रहे हैं, हमारे पंच निष्ठाओं को स्वीकार कर रहे हैं, हमारे नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी आता है तो हमारा जो व्याप बढ़ता है, कह सकते हैं हमारा परिवार जब बढ़ता है तो खुशी होती है। मुझे तो खुशी है कि आज हमारा परिवार बढ़ रहा है। बड़ा आप बता रहे हैं कि देखिए इतने लोगों का तब रहा, अब दुनिया में नहीं है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। उनको आप प्रणाम कर रहे हैं, और अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो दुनिया में बैठे हुए हैं और कोने में बिठा दिए गए हैं आपकी अपनी इसी राज्य के अंदर। उनके साथ क्या कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, उनका सभी का, मैंने कहा ना, उन्हीं के आशीर्वाद से संगठन यहाँ पे पहुंचा है। और उनकी खुद की हालत क्या है, सवाल इसका है ना। बड़ी अच्छी हालत है, सब लोग बड़े खुश हैं। यदि उनके, मैंने जैसे अभी एक बात का जवाब दिया, जब हम संघर्ष करते थे हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और उस समय हम लोग सोचते भी नहीं कि हम मंदिर हमारे ही आंखों के सामने, और जो विरोध कर रहे हैं पूजा वही कराएंगे। लेकिन अब आप देखिए, यदि हमारा वहाँ मंदिर बन रहा है और उसमें मान लिया मेरे जैसा व्यक्ति जब देखेगा कितना भव्य मंदिर में, कितनी खुशी होगी। वही आज उन वरिष्ठ लोगों के बारे में कहना है कि वो लोग केवल देखने के लिए हैं, अंदर जाने का मौका उन लोगों को मिलेगा जो गोलियां चलवा रहे थे। वो जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, उनके आंखों के सामने, उनके आशीर्वाद से आज उनकी पार्टी, उनकी कृपा से इतने
उसका व्याप बढ़ा है। सेंटर में तीसरी बार हम आ रहे हैं प्रचंड बहुमत के साथ। हम राज्य की और बात फिर कर रहे हैं, राज्य बार में- बार देश और दुनिया में पहुंच जा रहे हैं, क्या बात है? राज्य के मुद्दे पर बात करने से प्रेमचंद जी बच क्यों रहे हैं? राज्य में उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की कृपा से है, उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में काम, उनके मार्गदर्शन से सरकार चल रही है, तो वो भी खुश है और हम भी खुश हैं। तो ये खुशी के संदर्भ में बताएं, इतने वैचारिक रूप से लोग आ रहे हैं और फिर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बैठकर भी आपको ही गरिया रहे हैं, थोड़ा इस पर भी रोशनी मिल जाए। देखिए, ये समय की बात है। यदि नेता प्रतिपक्ष का आपका आशय क्या, मैं समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आशा बिल्कुल स्पष्ट है। यशपाल आर्य जी को आप 5 साल तक अपने साथ में मंत्री बनाकर रखते हैं और अभी देखते हैं कि वो आपको रोज जो है कितना आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं, ये बताने के लिए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में दिख रहे हैं। देखिए, तो आपकी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं नेता को नहीं लगता होगा हमारी जगह पे इनको माला पहनाई और अब देखो ये क्या कर रहे हैं? अब ये उनका अपना विषय है, लेकिन हमने तो जब वो यदि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, मैं जानता हूं कि उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रहे, यानी को दायित्व पर रहे। फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को स्वीकार किया और उन्हें नहीं, उनके पुत्र को भी हमारे यहाँ सम्मान मिला। उनको भी दोनों लोगों को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला और जनता के आशीर्वाद से दोनों को जनता ने विधायक बनाया। इनको हमारे यहाँ हाईकमान ने मंत्री बनाया। परिवारवाद के विरोध के खिलाफ पार्टी आवाज बुलंद करती है देश भर में। निष्ठावान कार्यकर्ताओं को उपदेश दिया जाता है कि देखो पार्टी प्रथम, व्यक्ति गौण, और जब दूसरी पार्टी के संदर्भ में आए तो बेटा भी ले ले, बाप भी ले ले। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य को भी दे दिए, उनके बेटे को भी दे दिए, उनकी बेटी को भी दे दिए और बाद में सब अंगूठा दिखा के चले गए। प्रेमचंद जी का दिल नहीं दुखता ये क्या यार? हमारे निष्ठावान कार्यकर्ताओं के हिस्से में जो है केवल दरी बिछाना आता है। ये उनका अपना नजरिया हो सकता है कि वो आए, हमने सम्मान दिया, उनको अच्छा नहीं लगा, आज वो फिर पार्टी को छोड़ के फिर वो कांग्रेस में गए। तो आज आप देखें ना, आज कांग्रेस में है तो आज कहाँ है? सिर्फ नेता प्रतिपक्ष तो रह गए। यानी हमारी पार्टी ने तो उनको प्रॉपर तो आगे पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने वाली थी? नहीं, हमारे यहाँ उनको सम्मान, जो उनका सम्मान यथोचित सम्मान था हमारे द्वारा दिया गया, और आज उनको नहीं भाया, आज वो गए। तो आज कांग्रेस की हालत और उनकी हालत क्या है? जग जाहिर है। यदि आज हमारे साथ होते तो और सम्मान उनको अच्छा मिलता। यानी भारतीय जनता पार्टी के रूप में उनको सम्मान जो हमारे द्वारा दिया गया, तो मंत्री से क्या बनाने वाले थे आप उन्हें? नहीं, मंत्री भी तो थे ना। और आज यदि रहते तो हम लोग भाई देखा, हमारे यहाँ योग्यता के अनुसार और पार्टी के जो हमारे निर्णय हैं वो सामूहिक निर्णय जिस प्रकार से लिए जाते तो और अच्छा निर्णय उनके बारे में होता। तो यानी कि वो अपने उस जिम्मेवारी से जो उनको एक अच्छा प्रेमचंद जी की पार्टी को एक बार नए सिरे से विचार करने की जरूरत है कि एक पूर्व कांग्रेसियों के संदर्भ में इतने लालायित होकर उन्हें अपना हिस्सा बनाने से ज़्यादा बेहतर अपनी पार्टी में जिन्होंने पसीना बहाया और कहें तो खून भी बहाया, उनके संदर्भ में चिंता कर ली जाए। 5 बार के विधायक रहे मदन कौशिक जी कोने में बैठे हुए देख रहे हैं कि मेरा भी कुछ होगा, और 1 बार और 2 बार के लोग कांग्रेस से आए हुए मंत्री बनकर बैठे हैं। प्रेमचंद जी का दिल नहीं दुखता? नहीं, देखिए, जहाँ तक मदन कौशिक जी की बात है, हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अनेकों बार मंत्री रहे हैं, आज भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। हमारे यहाँ जितने भी हम कार्यकर्ता हैं, हमारे जैसा सामान्य कार्यकर्ता आज भी उनका पूरा सम्मान करता है। तो ये तो केवल सम्मान मिलेगा, स्थान नहीं। अब स्थान और सम्मान में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हमारे यहाँ सम्मान बड़ी चीज है जी। सम्मान अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। स्थान त्रिवेंद्र जी, तीरथ जी, मदन जी, इन सबको सम्मान से ही संतोष करना चाहिए। ये सब बाकी के ये सब हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनके ही मार्गदर्शन में हमारी ये सरकार चल रही है। अब आप देखिए, मदन कौशिक जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, अनेकों बार मंत्री रहे। हमारे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मंत्री रहे और मुख्यमंत्री रहे। हमारे आदरणीय तीरथ जी आज भी वर्तमान में सांसद हैं, हमारे मुख्यमंत्री रहे। तो उसके बावजूद उनका इतना सम्मान है, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सरकार चल रही है। जी, अगर उलझन हो तो जानना चाहता हूँ, मदन कौशिक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ। आखिरकार जो विधानसभा का चुनाव था, पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री थे, मदन कौशिक जी जो है प्रदेश अध्यक्ष थे। धामी जी मुख्यमंत्री रहते हुए खुद की सीट बचा नहीं पाए। कौशिक जी एक बार फिर खुद भी जीते, पार्टी भी जीत कर आई। हार पर ताज और जीत पर गाज, कमाल हो गया। धामी जी हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बनाए गए, एक और जगह से लड़वाए गए, और मदन कौशिक जी घर बिठाए गए। थोड़ा अपनी पार्टी की इस रीति नीति पर कोई दृष्टि देना चाहेंगे या औरों के हवाले करना चाहेंगे सवाल को? देखिए, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सारी चीज़ों का जो भी निर्णय आखिरकार आप जानते हैं कि सभी
सामूहिक निर्णय के आधार पर हमारी सारी पार्टी चलती है, सारी चीज़ें निर्णय होते हैं। तो इस सामूहिक निर्णय में हमारे चाहे मदन कौशिक जी, उनको भी स्वीकार है, हम लोग आज यहाँ हैं तो हमें भी स्वीकार है, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहा तो जाता है कि एक अनुशासित पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। उस अनुशासन के दायरे में हम सब लोग हैं। तो आज अनुशासित पार्टी के नाते हर पार्टी का कार्यकर्ता उस अनुशासित कार्यकर्ता के नाते हर उस पार्टी के उस निर्णय को स्वीकार करता है। कल तक यदि माना जो भी व्यक्ति कुछ बना है और हम नहीं बने तो हमने या किसी ने कोई उस पर टिप्पणी की, ऐसा भी नहीं है। वैसे एक बार बताइए प्रीति जी, आपके पास तो इतना तजुर्बा है, ये दहशत है या समर्पण है? एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, मिलता है तो भी आवाज खोल देते हैं कि इसको क्यों मिला। हरीश रावत जी हैं, समझ नहीं आता है, आपके खिलाफ हैं, आपके साथ हैं। प्रीतम जी हैं, समझ नहीं पाते कैसे आप लोग मैनेज करते हैं, वो कांग्रेस के साथ में है कि आपके साथ में है। थोड़ी इस कुशलता के संदर्भ में दृष्टि दीजिए। देखिए हमारे कैसे कर पाते हैं आप लोग ये सब? हमारे यहाँ मैंने कहा ना कि एक कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है जी। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। हमारे यहाँ अंतोगत्वा जो निर्णय हमारे हाईकमान का यानी कि हमारे उच्च नेतृत्व का यदि जो हो जाए उसको सब स्वीकार करते हैं। वो दृश्य वहाँ आपको दिखाई नहीं देता। यदि वहाँ कुछ इस प्रकार से हो जाए तो आप जानते हैं उनका तो सामने सब कुछ प्रदर्शित हो जाता है ना। हमारे यहाँ तो जो निर्णय तो सबको स्वीकार है। तो कांग्रेस का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? हम बातचीत को आखिरी ओर लेके चलते हैं, थोड़ा बात करें। कांग्रेस देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल, उत्तराखंड की बात करें तो भाजपा बनाम कांग्रेस के इतर कुछ दिखाई नहीं देता। उस कांग्रेस का भविष्य क्या देख रहे हैं? देखिए जो कांग्रेस की कार्यशैली आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी विदेश में जाके भारत के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, जिस प्रकार से वो भारत की बात अमेरिका से अन्य देशों से ये दिखाना चाहते हैं कि आप उसमें हमारे यहाँ के व्यवस्था में कुछ हस्तक्षेप करिए। यदि इस प्रकार का नेतृत्व कांग्रेस का होगा तो जनता भी सब देख रही है। आज आप देखिए कि देश के अंदर अनेकों वर्षों तक जिस पार्टी ने राज किया, आज वो मात्र 2 या 3 स्टेट में पूरे देश भर के अंदर है और सबसे पुअर परफॉर्मेंस लोकसभा में कहीं है 44 सीटों का तो इस बार वाले कार्यकाल में है। आखिर इसका भी तो एक आत्ममंथन कांग्रेस को करना चाहिए। कांग्रेस उस सब के बावजूद आत्ममंथन करने के बजाय वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ठीक होने का काम करती है। जहां भारतीय जनता पार्टी के पास अनुशासित कार्यकर्ता हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के पास समर्पित कार्यकर्ता हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वहां आज सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की आज हालत ये है तो कम से कम आत्ममंथन उनको भी करना चाहिए। आज उनका पूरी पार्टी एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है और उस पार्टी को माना आज चलिए खड़गे साहब को उन्होंने अध्यक्ष बना दिया, क्या उनको इस प्रकार के पूरे अधिकार हैं कि वो जो निर्णय लेने पूरी पार्टी उनको स्वीकार करेगी? आज खड़गे साहब और सारे लोग सिर्फ राहुल गांधी के उस वक्तव्य को बचाव में लगे हैं जो देश विरोधी अधिकारों की बहुत चिंता कर रहे हैं। देश विरोधी उस पे यदि वो खड़े होते हैं, देश विरोधी कृत्यों पे यदि वो खड़े होते तो उस पार्टी का जो कहती है हमने संघर्ष किया इस देश को आजाद कराने में, जो कहती है हम सबसे पुरानी पार्टी, जो कहती थी कि हमने अनेकों वर्षों तक इसमें राज किया, आज उस पार्टी का यही हालत होना है। मैं समझता हूँ यदि यही स्थिति रही तो आने वाले 2024 में आप देखिए, मैं आज आपके चैनल पे आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ जी कि यदि यही स्थिति रहेगी 44 सीटें से और कम ना हो जाए। और ये भी सच है कि आज मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। जिस प्रकार से पूरे देश भर के देशवासियों के लिए काम कर रहे हैं, गरीब के लोगों के काम कर रहे हैं, हर वर्ग का काम कर रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि ला देने का काम कर रहे हैं, जनधन योजना लाने का मतलब आयुष्मान योजना की बात करते हैं और गैस सिलेंडर देने की बात करते हैं, उनके शौचालय बनाने की बात करते हैं, उनके मकान बनाने की बात करते हैं। यानी चूल्हे से लेकर मकान बनाने तक की सारी भूमिका में यदि आज माननीय मोदी जी हैं तो आप बताइए इसके बाद कांग्रेस करेगी क्या? उसके बाद कांग्रेस का जो अस्तित्व बचेगा कैसे? विस्तार देखा उसमें मेरा सवाल कहीं खो गया, मैं वापस दोहरा देता हूँ। ये खड़गे जी की अधिकार संपन्नता को लेकर आप बहुत चिंतित हैं, हमने सवाल कर लिया। ये जेपी नड्डा जी की अधिकार संपन्नता कितनी है साहब? नहीं, आज जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय
अध्यक्ष हैं, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके कुशल नेतृत्व में आप देखिए ना, अनेकों राज्यों में हमारी सरकारें आ रही हैं। ये नड्डा जी के नेतृत्व में है या मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में? जहां अभी नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए, अरे मेरा सवाल है आप देखिए वहां पे आज फिर हम आ रहे हैं। अरे बिल्कुल आ रहे हैं, जहां पर वो किसके नेतृत्व में? कांग्रेस जीरो, मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में या जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में? कांग्रेस बन रही है जीरो, हम बन रहे हैं वहाँ हीरो, तो इसके बाद बचा क्या है? तो उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के नेतृत्व में, जेपी नड्डा साहब के नेतृत्व में आज हमारी जो पार्टी है इतना आगे बढ़ रही है। दर्शक समझ ही रहे होंगे उनके किसके ही नेतृत्व में कौन क्या कैसे बन रहा है। बहरहाल अब मैं आखिरी बातचीत के लिए प्रेमचंद जी के पास आना चाहता हूँ। प्रेमचंद जी, आपने बताया कौन कहाँ से कहाँ तक पहुंच रहा है। 2007 में पहली बार विधायक बने आप ऋषिकेश से। विधायक भाई खत्म करेंगे या कुछ विस्तार की उम्मीद करें? प्रेमचंद जी सोचते हैं कि देश में भी कहीं पहुंचा जाए, देश में भी कुछ कहा जाए, देश के सबसे बड़ी पंचायत में बैठा जाए, कोई है ऐसा मन की नहीं? देखिए, मैंने कहा कि हमारी पार्टी जब जब हमें जो निर्देश देती, जिस प्रकार का उनका आदेश होता है, मैंने कहा ना कि एक इच्छा थी कि मैं एक विधायक बनूं। मैंने कहा ना 91 टिकट मांगा, 93 मांगा, 96 मांगा, 2002 में मांगा। तब आपसे अंदाज लगाइए कितनी इच्छा रही थी। लेकिन पार्टी ने जिस प्रकार से हमारा उपयोग किया, हमने हम पार्टी भाई, के तो मेरा कार्यकर्ता सवाल है कि भाई करते इच्छा रहे। रही 1991 से, तो 2007 में वो इच्छा फलीभूत हो गई ना, पार्टी ने चिंता कर दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई विधायक के रूप में इच्छा रही, तो सांसद के तौर पर भी कोई इच्छा, कोई मानसिकता? मैं उसी बात पे अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि विधायक बनने का एक मन में मेरे भाव था, वो भगवान की कृपा से और हमारे हाईकमान के आशीर्वाद से पूरा हुआ। और यहाँ तक देखिए, आप ही ने कहा है कि मैं संसदीय सचिव बना हूँ, फिर मैं विधानसभा अध्यक्ष बना हूँ, आज मैं अनेकों जो मंत्रालय हैं उनका मंत्री हूँ। और पार्टी ने इतना सौभाग्य मुझे दिया, मैं तो पार्टी का धन्यवाद कर रहा हूँ। और ये निर्णय भी हमारे यहाँ तो पार्टी का ही होता है, पार्टी जो आदेश दे उसी को स्वीकार क्या करते ये हैं। बदलाव है? अटल आडवाणी के दौर में इच्छा रखते थे, व्यक्त भी कर लेते हैं। अब मोदी जी और शाह का दौर है, इसमें इच्छा भी हो तो व्यक्त नहीं करना है, कुशलता इसी में। नहीं, ये आप निश्चित जानिए, हमारे यहाँ तो पार्टी का निर्देश, उसका आदेश बिल्कुल उसे कह सकते हैं हम लोग कि वो हमारे यहाँ अंतिम होता है, उसको स्वीकार करते हैं। और मैं फिर से अपने हाईकमान का धन्यवाद कर रहा हूँ कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतना जिम्मेवारी लगातार देना, मैं अपना इसको अपना और जिम्मेवारी के अंतिम क्रम में सवाल है, वित्त मंत्री के तौर पर तो हमने बात की, उसमें आपकी उपलब्धियां भी साफ तौर पर दिखती हैं, पर एक विभाग आपके पास नगरीय विकास के संदर्भ में, शहरी विकास के संदर्भ में है। अगली परीक्षा भी आपकी सरकार की उसी संदर्भ में, चुनाव आने वाले हैं, कितना दबाव है, कितना तनाव है? शहरी विकास मंत्रालय के नाते हमने इस दौरान वास्तव में बहुत ऐसे काम किए हैं जिसके नाते आप कह सकते हैं कि चाहे हमारे यहाँ अभी पिछले दिनों की मैं बात कर रहा हूँ कि देश भर के निकायों का एक सर्वेक्षण हुआ था जी, और उसमें पहली बार मेरे प्रदेश को 6 पुरस्कार मिले हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम चाहे साफ सफाई की बात हो, चाहे हमारे यहाँ अवस्थापना की बात हो, चाहे हमारे यहाँ उनके यहाँ अन्य जो भी विकास की बात हो, हम लोग बहुत इस मामलों में तमाम निकायों को हम लोग अपनी पूरी शिद्दत के साथ उसमें लगे हैं। और आज मेरे जितने निकाय हैं सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा मंतव्य ये है कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से 102 निकाय मेरे यहाँ है और कुछ हमारे यहाँ कैंट हैं, उन सबको यदि मैं जोड़ दूं तो उन सब के लिए हमारी बस एक ही मंशा रहती है, किस तरह से हमारे यहाँ जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको साफ़ सफाई, उनको स्ट्रीट लाइट, उनके यहाँ अन्य व्यवस्थाएं, ये सब चाक चौबंद हो, उस दिशा में हम लगे। और आपको एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ कि इसी बीच में हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ G20 का भी कार्यक्रम होने वाला है। और देश भर में हालांकि अनेकों स्थानों पे G20 के बैठकें हो रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे प्रदेश वो सौभाग्यशाली प्रदेश है जिसमें 3 बैठकें हो रही हैं जी। पहले 2 निर्धारित थी, अब 3 बैठकें हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद पहला ऐसा राज्य है कि जिसमें 3 बैठकें होंगी, जिसमें हमें अपने इस प्रदेश की संस्कृति को, यहाँ के खान पान को, यहाँ के आब हवा को, यहाँ के वातावरण को, यहाँ की जो सुंदरता है हमारे उत्तराखंड की, उसको दिखाने का मौका मिलेगा। और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से G20 का आयोजन हमारे यहाँ होगा, यानी कि हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हम अपने जो शहरी विकास है
अब आप ये भी इसमें जोड़ सकते हैं कि आज अनेकों जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका दबाव भी शहरी क्षेत्र पर बढ़ रहा है। उसके बावजूद यदि हम अपने निकायों को ठीक ठाक से बढ़ा के आगे बढ़ रहे हैं तो ये भी एक अच्छी। मेरा सवाल तो सीधे चुनावी था, चुनाव होना है, उस चुनाव में जीत कर आए, अपनी साख बचा पाए, इसके लिए प्रेमचंद जी कितना दबाव महसूस कर रहे देखिए हैं? हमारे जिस प्रकार से जीतना संगठन को होता है, जिम्मेदारी सरकार की होती है। जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों विकास के कार्य हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं, चाहे शहरी विकास की यदि बात करें उस नाते भी मैं कहूँ, मैंने खुद ने कहा कि 6 पुरस्कार मिले हैं, पहली बार मिले हैं। जिस प्रकार से वहाँ पे हम लोग उनके अवस्थापना के लिए हम लोग चिंता करते हैं, तो आज की तारीख जो हमारी स्थिति है हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो अब आखिरी सवाल ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद जी से। 6 भारी भरकम मंत्रालय, जिसमें वित्त भी है, शहरी विकास भी है, संसदीय कार्य, मतलब सारे मंत्री भी दरबार में हाजिरी भर रहे हैं, तो इस सबका लाभ केवल प्रेमचंद जी को हो रहा है या ऋषिकेश को भी कुछ मिल रहा है? मिल रहा है तो क्या मिल रहा है, थोड़ा उस पर रोशनी हो जाए। ऋषिकेश की जनता को भी कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ प्रेमचंद जी का इतना दमखम का आदमी बनने का? देखिए, मैं 2007 में जब पहली बार विधायक बना तो मैं बिल्कुल इस पृष्ठभूमि में बिल्कुल नया था जी, और जो मैं महसूस करता हूँ कि उस समय से पहले जब लोग विधायक होते थे तो उनसे मिलना ही बहुत बड़ी बात होती थी। पहले उनके जो अधीनस्थ लोग थे या उनके जो नज़दीकी लोग थे उनकी पहले बहुत ज़्यादा उनका हाथ जोड़ना पड़ता था, तब साहब से मिलना पड़ता था। तो उस परिकल्पना को, उस कंसेप्ट को मैंने बदला, और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 2007 से 12 के बीच में काम करने के बाद, जनता के बीच में रहने के बाद, उनके मरने जीने में शरीक होने के बाद मुझे दोबारा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 2012 में दोबारा विधायक चुना गया जी। 12 के 17 के भी जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस की सरकार रही, हरीश रावत जी जो आज बहुत कुछ बोलते हैं, तब हम लोग जाते थे तो हमारे किस प्रकार से हमारे क्षेत्र के विकास की वो अनदेखी करते थे। उसके बाद जनता ने मुझे स्वीकार किया, 2017 में मैं दोबारा विधायक बना। तीसरी बार जो है 17 में फिर चुनाव होता है, फिर मैं भगवान की कृपा से मैं विधायक बनता हूँ जनता के आशीर्वाद से, और 2022 तो आपके सामने है, और मैं फिर दोबारा सरकार में आज मंत्री के रूप में बेशक हूँ लेकिन विधायक हूँ। लेकिन एक बड़ी बात बता रहा हूँ, जब जब मेरे यहाँ चुनाव हुए तब तब मेरा मार्जिन हमेशा बढ़ा है जी। यानी कि इसका मतलब कि जनता के बीच में जो मेरे द्वारा काम किए जाते हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जो विकास कार्य मेरे द्वारा वहाँ किए गए, और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी का हमारे पे आशीर्वाद है, हमारे सरकार का हमारे पास विकास कार्य में योगदान है, तो अब आप देखिए लगातार 4 बार विधायक बनना। 4 बार का तो ठीक है, उसके बाद तब तो दूसरों की कृपा की मामला था। उसके बाद पहले तो आप बहका भी लेते होंगे, यार देखो मेरे से जो हो सकता है मैं कर रहा हूँ, अब उनके हाथ में है, अभी तो सब कुछ आपके हाथ में है। नहीं, आज भी जिस 1 साल की बात कर रहे हैं जी, अभी हमने 1 साल, हालांकि अब 23 तारीख को होगा जी, लेकिन अभी ने कुछ टाइम पहले ही माननीय मुख्यमंत्री का जो स्वागत वहाँ पे किया 1 साल होने पे, क्या जनता उमड़ के आई। जनता ने जो विकास कार्य किए हैं, जो सरकार ने विकास कार्य किए, जनता ने उस पर मोहर लगाई, उनको धन्यवाद देने के, चाहे वो नकल अध्यादेश के रूप में हो, महिला विधेयक पारित करने के रूप में हो, चाहे हम आपसे सवाल ऋषिकेश के विधायक के नाते कर रहे हैं, और उसके साथ सरकार के मंत्री के साथ उसके साथ ऋषिकेश का संदर्भ बताइए ना। साथ उसी के साथ साथ मैं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ जो जिस प्रकार सड़कों का जाल बिछा है, जिस प्रकार से मेरे यहाँ पुल बने हैं, जिस प्रकार से मेरे यहाँ लाइट की व्यवस्था आज हो रही है, जिस प्रकार मेरे यहाँ सिंचाई का काम हुआ है, जिस प्रकार से मेरे यहाँ अनेकों जो योजनाएं सरकार की हैं वो सीधा जनता और लाभार्थी तक पहुंच रही है, इन्हें सबका आखिर ये सरकार की उपलब्धियां मेरे द्वारा वहाँ पे मैं एक माध्यम हूँ, नहीं करती तो हमारी सरकार है। उस नाते आज पूरे मेरे क्षेत्र में जो काम हुए हैं उसका जनता ने, मैंने कहा ना, धन्यवाद। ऋषिकेश की जनता को ये मानना चाहिए कि अगर आपने लगातार भरोसा बनाए रखा प्रेमचंद अग्रवाल जी में, तो प्रेमचंद जी की हैसियत ऐसी हो गई कि अब सब कुछ आपके यहाँ आ रहा है, सीधे तौर पर ये जाहिर हो रहा है। तो प्रेमचंद जी, आपसे हमने हर विषय पर बात की, संगठन के संदर्भ में बात की, भाजपा नेता के होने के नाते, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते, सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते, पर अब ये मौका है जनता से सीधे अपनी बात कहने का। आप हैं और जनता टीवी के माध्यम से प्रदेश की जनता है, क्या कुछ आप अपनी बात कहना चाहेंगे 1 साल पूरे होने पर, आप और जनता? देखिए, मैं सारे अपने प्रदेश की जनता और विशेषकर मेरे क्षेत्रीय जनता का मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, जिनकी कृपा से, आशीर्वाद से मैं 4 बार से विधायक लगातार उनका आशीर्वाद मिल रहा है, जनता का प्रतिनिधि रूप में चुना जा रहा हूँ।
लेकिन मैं बस एक ही बात कह सकता हूं कि वास्तव में जो आपका आशीर्वाद है इसी प्रकार बना रहे। लेकिन हम लोग भी पूरी कोशिश करते हैं सरकार के रूप में, एक जनप्रतिनिधि यानी विधायक के रूप में, जनता के बीच में लगातार संवाद बनाना हो, उनसे संपर्क करना हो, उनके विकास के लिए चिंता करना हो, या उनके और जो भी कार्य जो जनता की एक इच्छा अपेक्षा रहती है एक जनप्रतिनिधि से, वो करने के लिए हम अपेक्षा उनकी हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कहा जा रहा है कि मैं मंत्री हूँ, और मंत्री के रूप में भी निश्चित रूप से क्षेत्र को एक गति मिलती है विकास के रूप में, वो हमारे यहाँ मिल रही है। और उसी का परिणाम है कि जनता जब भी मुझे आवश्यकता पड़ती है जनता के आशीर्वाद के, भरपूर आशीर्वाद देती है। और मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि मेरे यहाँ देखिए 4 बार मैं जीत रहा हूँ ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ लोकसभा जब चुनाव होते हैं तो 2014 में उत्तराखंड के अंदर हमें दूसरा स्थान मिला था मार्जिन की दृष्टि से। और सबसे बड़ी बात है कि 2019 में सबसे बड़ा मार्जिन लोकसभा चुनाव में मेरे ही विधानसभा क्षेत्र से मिला। का मतलब ये है कि जनता हमारे काम से बहुत संतुष्ट है, जनता हमारे विकास कार्यों को लेके हमें आशीर्वाद देती रहती है। जनता हमारे प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्य, चूँकि अभी मैंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां नहीं बताई, क्योंकि आप जानते हैं चाहे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन हो, चाहे हमारे यहाँ नमामि गंगे की बात हो, चाहे गंगा जी में प्रदूषण न जाए, गंदगी न जाए, उसको लेके हमारे यहाँ 158 करोड़ रुपए से उस योजना की बात हो, यानी कि अनेकों कार्य, चाहे सड़कों की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, बहुत काम हुए। मैं जनता का इस रूप में आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उनका आशीर्वाद मिलता है, और उम्मीद कर रहा हूँ आगे भी उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। और आप सभी को नव संवत्सर और नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, नवरात्रि की आपको बहुत बधाई। तो ये तो हमारे साथ में प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है और उनके आशीर्वाद ने मुझे सतत रूप से काम करने के लिए प्रेरित किया है। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, वह भी उसमें प्रयत्नशील है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, उस देश की भूमिका में उत्तराखंड अपनी भूमिका निभा रहा है। तो प्रेमचंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर मुद्दे पर खुलकर बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस बातचीत में इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत से। मुझे दीजिए इजाजत। सदा प्रणाम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल।